फ्रिक्शन फोर्स चैप्टर में एक टर्म आता है जिसको कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है कि जब कोई ब्लॉक ग्राउंड के कांटेक्ट में हो गया या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगा तो कांटेक्ट के कारण से दो फोर्सेज लगते हैं, एक तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है ना। तो इसका डिफिनीशन अगर प्रॉपर तरीके से कहा जाए तो ये होता है, इट इज रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स acting on the object। जैसे इसको समझने के लिए हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में आप देखेंगे कि अपने पास एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है अपना, ठीक। अब ये जो ब्लॉक है इस पर आप देखेंगे कि नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, इधर आएगा वेट mg, ऊपर की तरफ फोर्स आएगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में। हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में मान लेते हैं। यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो कहा गया कि जो कांटेक्ट फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स दोनों का रिजल्टेंट है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में आएगा, उसको कहा जाता है C यानी कि कांटेक्ट फोर्स, ठीक। तो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो जैसा कि यहाँ कहा गया कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट होता है कांटेक्ट फोर्स, यानी नॉर्मल और फ्रिक्शन इसके दो कंपोनेंट हैं। तो अगर यहाँ पर वेक्टर ट्रायंगल बनाना हो तो देखेंगे कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स हो गया और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स और ये हो गया अपना कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट। देखेंगे यहाँ पर हेड से टेल मिलाया गया है, यानी N और F दोनों को ऐड किया गया है, ये रिजल्टेंट है C। और इसमें से नॉर्मल और कांटेक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल है ये है थीटा। तो कांटेक्ट फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ कांटेक्ट फोर्स इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का रूट, है ना। तो यहाँ से ये कहा जा सकता है कि कांटेक्ट फोर्स C का जो वैल्यू होगा वो होगा F स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का रूट, ठीक। वहीं पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया जाता है नॉर्मल फोर्स और कांटेक्ट फोर्स के बीच का एंगल को, है ना। तो एक क्वांटिटी होता है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा। ये होता है, इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स acting on the block or object। तो यहाँ पर इस थीटा का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग tan थीटा से निकाल सकते हैं। tan थीटा का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा F डिवाइडेड बाई N, है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो tan थीटा है इसका वैल्यू आ जाएगा F डिवाइडेड बाई N, यानी थीटा इज इक्वल टू
tan इनवर्स F बाई N। तो यहाँ से एंगल ऑफ फ्रिक्शन आ गया। ठीक, अगर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो वो भी निकाला जा सकता है। डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं इसको, थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये जो फ्रिक्शन है इसको अगर मैक्सिमम कर देंगे तो थीटा भी मैक्सिमम होगा, है ना। और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है वो होता है म्यू एस एन बाई एन। तो इसमें से जो एन है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये एन कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कहा जा सकता है कि जो थीटा का मैक्सिमम वैल्यू है ये आएगा थीटा मैक्सिमम इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस, है ना। ये हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह से अगर कांटेक्ट फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, F जो है उसका मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। तो ये आ जाएगा n अंडर रूट म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से कांटेक्ट फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक, तो ये हो गया कांटेक्ट फोर्स के बारे में डिटेल में जानकारी। ऐसा कहा जाता है कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाकर खिसकाने से बेटर है कि उसको खींच करके खिसकाया जाए। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमने दो डायग्राम बनाए हैं। दोनों एक्चुअली में ब्लॉक एक ही है, उसका मास जो है वो एक ही है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है, एक में फोर्स लग रहा होगा इधर, यानी इसको पुल किया जा रहा है, और एक में फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, यानी इसको पुश किया जा रहा है किसी एंगल पर। ठीक, तो ये जो फोर्सेज हैं, ये फोर्स का कंपोनेंट हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर ये फोर्स लग रहा है, उसी तरह से ये फोर्स भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा F cos थीटा, और नीचे की तरफ जो आएगा वो आएगा F sin थीटा। उसी तरह से यहाँ पर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा F sin थीटा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा F cos थीटा। ठीक, अब नीचे की तरफ इसका एक वेट आएगा mg, इसमें भी आएगा नीचे की तरफ इसका वेट mg, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर भी ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स आएगा। तो अगर ये चलना भी होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो चलेगा नहीं, इसलिए वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। तो बाय वर्टिकल इक्विलिब्रियम, दोनों केस में देखते हैं, दोनों केस में वर्टिकल इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो पुलिंग वाले में जो नॉर्मल है वो NP लिख देते हैं, और जो पुशिंग वाला है उसमें N का वैल्यू NS लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम से देखेंगे तो आएगा इसमें F sin थीटा प्लस NP, और नीचे आएगा mg। और जो दूसरा वाला केस है उसमें ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है NS, और नीचे दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो mg और F का एक कंपोनेंट भी नीचे ही आया है, तो ये हो गया F sin थीटा। और यहाँ पर अगर NP का वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा mg माइनस F sin थीटा। अब आप चेक कर सकते हैं कि दोनों में से नॉर्मल रिएक्शन किस में ज़्यादा आया है। तो ऑब्वियसली देखेंगे
कि इसमें नॉर्मल ज़्यादा है, mg से बड़ा है क्योंकि mg में कुछ ऐड किया जा रहा है, और इसमें जो है mg से छोटा है क्योंकि mg में से कुछ माइनस किया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि np इज लेस देन ns, है ना। तो अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू एस एन पी इज लेस देन म्यू एस एन एस, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही लिया है हमने, तो ये क्या कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स पुलिंग वाले केस में कम आएगा विथ इसमें, अगर इसके रिलेटिव देखें तो पुशिंग वाले के रेस्पेक्ट में, है ना। जब पुश करना हो तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया है, जब पुल करना हो तो फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो पुलिंग है वो इजियर होता है पुशिंग से, है ना। एक्चुअली में हो क्या रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इन पुलिंग is smaller relative to normal reaction in pushing. So friction force in case of pulling is smaller, so it is easier to pull, है ना। तो इसलिए इजी हो जाता है पुल करना, लेकिन वो तभी होता है जब किसी एंगल पर अप्लाई करेंगे, है ना। तो पुल करने से क्या हो जाता है कि नॉर्मल फोर्स आप देखेंगे कि mg से भी छोटा हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल रिएक्शन mg की इक्वल होता है, इसमें mg से भी कम हो गया है, ठीक। तो इसी पर बेस्ड एक एग्जांपल और करते हैं। हमें क्या कहा गया यहाँ पर कि एक ब्लॉक दिया गया है, इस ब्लॉक का मास है m, और जिस सरफेस पर रखा गया है उस सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। हमें पता करना है फाइंड द मिनिमम फोर्स required to slide the block, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोर्स किसी एंगल पर अप्लाई करते हैं, है ना। एक फोर्स हमने अप्लाई किया इस तरह से, इसको पुल करेंगे क्योंकि पुल करने में कम फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये जो फोर्स है, मान लेते हैं कि हमने थीटा एंगल पर फोर्स लगाया, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर f cos थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल f sin थीटा, ठीक। नीचे आएगा इसका वेट mg, और एक नॉर्मल भी आएगा ऊपर की तरफ n, और जो भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आएगा पीछे की तरफ, स्टैटिक होगा और मैक्सिमम भी होगा क्योंकि हम लोग इसको खिसकाना चाहते हैं। तो खिसकाना चाहेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो लग ही रहा होगा, यानी म्यू लग रहा होगा, है ना। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से बाय वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऊपर की तरफ फोर्स है n प्लस f sin थीटा, और नीचे है mg, यानी नॉर्मल का वैल्यू हो गया mg माइनस f sin थीटा, ठीक। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
जो एफ है जस्ट व्हेन ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, स्लाइड स्टार्ट करेगा तो एफ कॉस थीटा जो है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, या जस्ट इक्वल कर सकते हैं, वो म्यू एन के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू, एन का वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, है ना। तो यहाँ आपसे एफ कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी, यानी जो फोर्स है इसका वैल्यू हो गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, है ना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इस फोर्स को मिनिमाइज करना है ना, फॉर मिनिमम एफ डिनोमिनेटर शुड बी मैक्सिमम। डिनोमिनेटर इसमें क्या है, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। डिनोमिनेटर को हमने डी सिंबल दे दिया है, तो अब डी को मैक्सिमम करना हो फॉर मैक्सिमम डिनोमिनेटर डी डी बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आता है माइनस साइन थीटा प्लस म्यू, साइन थीटा का कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। यानी यहां से हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये आएगा माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हुआ, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू हो गया म्यू। अगर tan थीटा का वैल्यू म्यू है तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर ये थीटा है, ये म्यू है, ये 1 है ना, यहाँ पर tan थीटा म्यू बाई 1 है, तो थीटा इस तरह से ट्रायंगल में रख सकते हैं, और ये वाला आएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू आएगा म्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा निकल गया। इस थीटा का वैल्यू जब वापस इस फॉर्मूले में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमने अभी थीटा निकाला है, उस थीटा का वैल्यू यहाँ रखने से एफ जो होगा वो मिनिमम आएगा। मिनिमम तो वैसे तब आता है जब डिफरेंशिएशन में रख के चेक करते हैं, लेकिन थीटा का वैल्यू अगर कई सारे आए तब हमें चेक करने की जरूरत पड़ती है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर एक ही है, इसलिए चेक करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मिनिमम ही आया होगा। ठीक है, तो एफ मिनिमम निकालना हो तो जो फॉर्मूला था वहाँ पर म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, तो इसमें से साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे, तो यह आएगा म्यू एम जी कॉस थीटा का वैल्यू होगा 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस म्यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो यह आएगा म्यू बाई अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो म्यू एम जी डिवाइडेड बाई ऊपर आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर और नीचे है 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट। तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद
ये रह गया म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट। तो ये आ गया मिनिमम वैल्यू, है ना। ये आप देखेंगे कि कोई ये कह सकता है कि हमने एंगल पर फोर्स क्यों लगाया, है ना। हॉरिजॉन्टल भी तो अप्लाई कर सकते थे। तो आप देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल अगर फोर्स लगा करके इसको खिसकाते तो कितना मिनिमम फोर्स की ज़रूरत होती। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाते तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है मैक्सिमम वो होता म्यू एम जी, है ना। और हमें उस केस में मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता म्यू एम जी, ठीक है। और ये देखेंगे कि यहाँ पर म्यू एम जी से छोटा आया है, क्योंकि ये जो नीचे का डिनोमिनेटर है ये 1 से बड़ा होगा। ये 1 से बड़ा होगा तो मिनिमम फोर्स म्यू एम जी से छोटा आएगा ये, है ना। जबकि यहाँ पर म्यू एम जी आ रहा था, इसलिए हम किसी एंगल पर फोर्स लगाएंगे तो और भी छोटा सा वैल्यू आएगा मिनिमम फोर्स का, है ना। तो और वो एक थीटा पर्टिकुलर वैल्यू होगा, पर्टिकुलर एंगल पर अप्लाई करेंगे तब मिनिमम फोर्स लगेगा। और वो थीटा का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में 3 ब्लॉक दिखाए गए हैं और एक एक्सटर्नल फोर्स है 20 न्यूटन का। हर ब्लॉक के बीच में, हर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन जो है 0.2, 0.2, 0.2 दिया हुआ है ना। हमें पता करना है फाइंड टेंशन फोर्स इन ईच स्ट्रिंग। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स निकालते हैं हर ब्लॉक पर, मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन का। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे तो आएगा म्यू इंटू एम जी। म्यू हो गया 0.2 और एम जी है 2g, यानी कि ये 4 न्यूटन आएगा। उसी तरह से यहाँ पर फ्रिक्शन निकालेंगे इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो म्यू इंटू 4g यानी कि 8 न्यूटन आएगा, है ना। तो ये कुल मिला करके हो गया 8 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर फ्रिक्शन निकालेंगे तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 0.2 इंटू 6g यानी कि 12 न्यूटन, ठीक है। तो अगर सारे फ्रिक्शन को जोड़ दिया जाए, ये 4 न्यूटन, ये 8 न्यूटन और ये 12 न्यूटन, तो सारे हो जाते हैं कुल मिला करके 24 न्यूटन, है ना। टोटल फ्रिक्शन फोर्स जो कि मैक्सिमम वैल्यू को जोड़ेंगे इज इक्वल टू 24 न्यूटन। और ड्राइविंग फोर्स कितना है, ड्राइविंग फोर्स है टोटल 20 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स से, इसका मतलब कि कोई भी ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। सो ब्लॉक्स विल नॉट स्लाइड, है ना। तो ब्लॉक अगर स्लाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप देखें यहाँ से शुरू करते हैं। ये फोर्स है 20 न्यूटन का, तो इस फोर्स को रोकने के लिए पहले आएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर जो अवेलेबल है वो है 4 न्यूटन का, तो 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ये इस 20 न्यूटन को नहीं रोक पाएगा, ठीक। तब रोकने के लिए आएगा टेंशन फोर्स। यहाँ पर टेंशन फोर्स आना चाहिए, इसको T1 कह देते हैं, जो कि 16 न्यूटन का होना चाहिए। तो अभी 16 और 4 ये 20 मिलकर के इसको बैलेंस करेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर टेंशन हो गया 16 न्यूटन का, तो इस 4 kg ब्लॉक पर यही टेंशन लगेगा राइटवर्ड डायरेक्शन में इधर। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन आएगा, पहले
फ्रिक्शन फोर्स इसमें है कुल मिलाकर के 8 न्यूटन, है ना। तो ये 8 न्यूटन है, ये 16 न्यूटन का ड्राइविंग फोर्स है इस ब्लॉक के लिए। तो ये 16 न्यूटन को ये 8 न्यूटन नहीं रोक पाएगा। तो फिर से यहाँ पर टेंशन आएगा सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ वो जो टेंशन होगा वो जो बच गया एक्स्ट्रा 8 न्यूटन का। अब यहाँ पर टेंशन 8 न्यूटन, यहाँ का फ्रिक्शन 8 न्यूटन, 60 न्यूटन हो गया। तो ये 4 kg वाला इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब 6 kg ब्लॉक पर देखें तो यहाँ पर भी टेंशन T2 जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस ब्लॉक के लिए ये ड्राइविंग फोर्स है। तो T2 आया है 8 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल तो है 12 न्यूटन, है ना। लेकिन ये ब्लॉक को स्लाइड नहीं कराना है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम से कम लग सकता है। तो 8 न्यूटन का टेंशन है, तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा ये भी 8 न्यूटन का हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हर ब्लॉक पर हमने फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन का वैल्यू कैलकुलेट किया। इसको एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ पर ऐसा होगा कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है इस पर राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में टेंशन है 16 न्यूटन का और फ्रिक्शन फोर्स है 4 न्यूटन का, है ना। इस 20 को रोकने के लिए पहले 4 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आया, ये नहीं रोक पाएगा, तब जा करके टेंशन आएगा और दोनों मिलकर के रोक लेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तीनों में से किसी ब्लॉक को स्लिप नहीं होना है। अच्छा, उसके बाद ये 4 kg वाला ब्लॉक है। तो 4 kg वाले ब्लॉक पर जो राइटवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T1 है, ये T1 इसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। तो ये ड्राइविंग फोर्स है, तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है 8 न्यूटन। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस टेंशन को नहीं रोक पाएगा, नहीं बैलेंस कर पाएगा। तो फिर से यहाँ पर टेंशन आएगा। तो ये जो टेंशन है T2 ये आना चाहिए 8 न्यूटन, ताकि ये इक्विलिब्रियम में बना रहे। ठीक। उसके बाद अगर जो थर्ड वाला ब्लॉक है 6 kg का, इसकी बात करें तो इस पर जो टेंशन आएगा, इधर जो टेंशन है T2 ये 8 न्यूटन का, ये इसके लिए ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा। तो ड्राइविंग फोर्स का काम करेगा, तो इसको रोकने के लिए इधर फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है 12 न्यूटन तक का, है ना। लेकिन ड्राइविंग फोर्स जो कि मैक्सिमम से कम है तो स्लाइड नहीं करेगा, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो 8 न्यूटन का ही आ जाएगा। इस तरह से ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा और ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तीनों में से कोई भी ब्लॉक नहीं खिसकेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में कहा गया अ क्यूब ऑफ मास 5 kg is placed on rough horizontal xy plane if coefficient of friction between cube and surface is 0.4 and a force F is equal to 6I cap plus 8J cap plus
20 kN is applied, find friction force on the block on the cube। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक्सटर्नल फोर्स कहा गया है 6I कैप, यानी x डायरेक्शन में, यहाँ ऐसे दिखा है, तो इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 8J कैप यानी कि y डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 20 K कैप यानी कि ऊपर की तरफ जो है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। ठीक, साथ में इसका जो mg है वो नीचे की तरफ आएगा ना। 5 किलो का इसका मास दिया गया है, तो नीचे की तरफ 50 न्यूटन का 5g इज इक्वल टू 50 न्यूटन का वेट होगा। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं कि एक ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम भी आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी आएगा, है ना। तो अगर इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखें तो ऐसा होगा कि ऊपर की तरफ फोर्स है n और 20 और नीचे की तरफ है 50, है ना। यानी कि नॉर्मल फोर्स जो है वो 30 न्यूटन का होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा म्यू इंटू n। म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में 0.4 बताया गया है, तो म्यू का वैल्यू है 0.4 और नॉर्मल है 30 न्यूटन का, तो कुल मिलाकर के ये आ जाएगा 12 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल है। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ड्राइविंग फोर्स निकालते हैं, है ना। तो ड्राइविंग फोर्स क्योंकि वर्टिकल तो इक्विलिब्रियम में है, तो ड्राइविंग फोर्स ऑब्वियसली प्लेन ऑफ कांटेक्ट यानी XY प्लेन में आएगा, है ना। तो XY प्लेन में हम लोग देखेंगे कि एक ही दो फोर्स लग रहे हैं 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के, इनका जो रिजल्टेंट है वो आएगा 10 न्यूटन का। अगर छोटा सा एक फिगर बना कर यहाँ पर देखें तो ये जो ब्लॉक है या कह लें कि क्यूब है ना, तो इस क्यूब पर जो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है उसके सिर्फ दो कंपोनेंट हैं, एक है x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में अगर कहा जाए तो इस डायरेक्शन में आया है 6 न्यूटन, और एक है y डायरेक्शन में, यह है 8 न्यूटन। इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा 10 न्यूटन का। ठीक है, और कोई फोर्स है नहीं। ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है कि नेट फोर्स इन द प्लेन ऑफ कांटेक्ट एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को छोड़ करके अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ दो ही फोर्स है, 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, बाकी परपेंडिकुलर है वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये होगा कि यहाँ पर चूंकि ड्राइविंग फोर्स 10 न्यूटन का आया और फ्रिक्शन फोर्स है 12 न्यूटन का, सो ड्राइविंग फोर्स इज स्मॉलर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, so static friction will be equal to ड्राइविंग फोर्स एंड इट विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। ये ब्लॉक जो है ये खिसकेगा नहीं और 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स इस पर
लगेगा।